आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों के इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी परीक्षा की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई जाती है? आरबीआई, एसबीआई, सीएलवी, वित्त मंत्रालय। भारत में मौद्रिक नीति जो है ना, ये आरबीआई के द्वारा बनाई जाती है। अगर मैं आरबीआई की बात करूं, अगर आपसे पेपर में ये पूछ लिया जाए कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, सो गाइस आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में हुई थी। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे? अगर आपसे ये पूछ लिया जाए तो भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर थे सर ओस्बोर्न ए स्मिथ। भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान में गवर्नर है शक्ति कांता दास। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। दूसरा प्रश्न देखिएगा, भारत के गणतंत्रीय दल की स्थापना किसने की? मूलजी वैश्य, डॉक्टर वी आर अम्बेडकर, श्रीपद डांगे या नमूदरीपाद। भारत के गणतंत्रीय दल की स्थापना किसने की थी? डॉक्टर वी आर अम्बेडकर के द्वारा की गई थी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। तीसरा प्रश्न देखेगा। सो गाइस तीसरा प्रश्न हमारा है कि किसके मामले में उपभोक्ता अधिशेष सबसे अधिक होता है? विलास, आराम, आवश्यकताएं, टिकाऊ वस्तुएं। किसके मामले में उपभोक्ता अधिशेष सबसे अधिक होता है? आवश्यकताएं। तो राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस चौथा प्रश्न हमारा है, गुट निरपेक्षता का मूल रूप से क्या अभिप्राय है? शक्ति गुटों के प्रति तटस्थता, विश्व में शांति और एकता लाना, तीसरी दुनिया की शक्ति होना, अपनी नीति चुनना। गुट निरपेक्षता का मूल रूप से क्या अभिप्राय है? शक्ति गुटों के प्रति तटस्थता। तो राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। देखिए इसकी पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगी। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, अगर ना चाहें आपकी मर्जी, मत ज्वाइन कीजिए। वास्तविक वेतन से क्या अभिप्राय है? अधिशेष की कीमत स्तर, ब्याज कीमत स्तर, नकद मजदूरी कीमत स्तर, लाभ कीमत स्तर। वास्तविक वेतन से क्या अभिप्राय है? देखिए वास्तविक वेतन से अभिप्राय है नकद मजदूरी कीमत स्तर। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। छठा क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस छठा क्वेश्चन हमारा, प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति किसके हाथों में होती है? संविधान, राष्ट्रपति, जनता या संसद। प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति किसके हाथों में होती है? प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति जनता के हाथों में होती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सातवां प्रश्न देखेगा। सो गाइस सातवां प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से वस्तुओं का कौन सा जोड़ा संयुक्त आपूर्ति का एक उदाहरण है? स्याही और पेन, टूथब्रश और पेस्ट, ऊन और भेड़ का मांस, कॉफी और चाय। निम्नलिखित वस्तुओं का कौन सा जोड़ा संयुक्त आपूर्ति का एक उदाहरण है? ऊन और भेड़ का मांस। तो इस प्रश्न की बात करें तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आठवां क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस आठवां क्वेश्चन हमारा, किस उच्च न्यायालय को पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के होने का गौरव प्राप्त है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय, गुवाहाटी उच्च न्यायालय। देखिए जस्टिस लीला सेठ जो है ना, ये भारत की पहली महिला थी जो किसी राज्य में उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनी थी। वे 1991 में हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया था। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नवा प्रश्न हमारा है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो है कौन करता है? राष्ट्रपति, संसद, प्रधानमंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो है ना, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और अगला क्वेश्चन देखेगा। सुगा 10वां प्रश्न हमारे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था?
मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, हसन इमाम, एम ए अंसारी, बदरुद्दीन तैयब जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष सैयद बदरुद्दीन तैयब जी थे। इन्होंने 1887 में कांग्रेस के मद्रास चेन्नई अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब जी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष स्पीकर, भारत का प्रधानमंत्री, भारत का उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है? भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो राइट आंसर की बात करूं तो भारत का उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। 12वां प्रश्न हमारा है कि तराइन के प्रथम युद्ध में निम्नलिखित में से किसको पृथ्वीराज चौहान ने हराया था? मोहम्मद गौरी, महमूद गजनबी, इल्तुतमिश या फिर बलबन। सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि तराइन की जो पहली लड़ाई लड़ी गई थी, यानी कि तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था, यह युद्ध वर्ष 1191 ईस्वी में लड़ा गया था। किसके मध्य में लड़ा गया था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में लड़ा गया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आप लोगों को शायद पता होगा कि तराइन के जो और भी युद्ध हुए थे। अच्छा, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ था, तो तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो तराइन का दूसरा जो युद्ध हुआ था वर्ष 1192 ईस्वी में हुआ था। किसके मध्य में हुआ था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, तराइन का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो तराइन का तीसरा युद्ध 1216 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? इसमें देखिए, दिल्ली सल्तनत के मामलुक राजा इल्तुतमिश ने पराजित किया था, पूर्व गौरी जनरल ताज अल दीन यडिंग पर कब्जा किया था। ठीक है, तो तराइन का जो तीसरा युद्ध हुआ था 1216 ईस्वी में हुआ था। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न देखेगा, निम्नलिखित में से दिल्ली का अंतिम सुल्तान कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लीजिए। दौलत खान लोधी, राणा सांगा, इब्राहिम लोधी या सिकंदर लोधी। दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? इब्राहिम लोधी। अप्रैल 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में वो बाबर के हाथों से पराजित हुआ था, जिसके साथ लोधी वंश तथा दिल्ली सल्तनत का शासन समाप्त हो गया और मुगल वंश की स्थापना हुई थी। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर हो जाएगा इब्राहिम लोधी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, ज्वारीय वन का अन्य नाम क्या है? मानसून वन, मैग्रोव वन, शंकु वृक्षी वन या सदाबहार वन। ज्वारीय वन का अन्य नाम क्या है? तो ज्वारीय वन का अन्य नाम है मैग्रोव वन। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, दक्षिण अफ्रीका में पालन की जाने वाली प्रजातीय भेदभाव नीति को क्या कहा जाता था? नागरिक अधिकार आंदोलन, रंगभेद, मताधिकार, गुट निरपेक्ष। जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सभी बच्चे वीडियो को जरूर लाइक करेंगे। शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा आप लोग। दक्षिण अफ्रीका में पालन की जाने वाली प्रजातीय भेदभाव नीति को क्या कहा जाता था? इसे कहा जाता था रंग भेद। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 16वां क्वेश्चन देखेगा। 16वां प्रश्न हमारा है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या महाराष्ट्र। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? राजस्थान। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। 17वां प्रश्न हमारा है कि कृष्णदेव राय ने हम्पी में कृष्ण स्वामी मंदिर बनवाया था। यह इस समय किस राज्य में स्थित है? कलकत्ता, जम्मू और कश्मीर, केरल या कर्नाटक। कृष्णदेव राय ने हम्पी में कृष्ण स्वामी मंदिर बनवाया था। यह इस समय किस राज्य में स्थित है? हम्पी देखिए कर्नाटक राज्य के बेल्लारी जिले में स्थित एक गांव है। इस गांव के निकट आज भी गौरवशाली विजयनगर साम्राज्य के अवशेष उपस्थित हैं। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक।
पुष्पहीन पादपों को क्या कहते हैं? बायोफाइट, थैलोफाइट या क्रिप्टोगैम या फेनेरोगैम? पुष्पहीन पादपों को क्या कहते हैं? क्रिप्टोगैम कहते हैं। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 49वीं समांतर रेखा द्वारा किन देशों को पृथक किया गया है? यूएसए और मैक्सिको, फ्रांस और जर्मनी, रूस और चीन, यूएसए और कनाडा। 49वीं समांतर रेखा द्वारा किन देशों को पृथक किया गया है? यूएसए और कनाडा। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। 20वां प्रश्न हमारा, स्पंज क्या है? एक पादप, एक जंतु, एक कवक, एक जीवाश्म। स्पंज क्या है? तो देखिए स्पंज जो है ना ये एक जंतु है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। गुरु शिखर क्या है? सिक्कों के महान गुरु, हिमालय में एक प्रसिद्ध शिकार स्थल, अरावली का उच्चतम शिखर, आंध्र प्रदेश का शिपिंग यार्ड। गुरु शिखर क्या है? राजस्थान में स्थित गुरु शिखर अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। यह चोटी माउंट आबू से 15 किलोमीटर दूर स्थित है तथा इसकी कुल ऊंचाई लगभग 1722 मीटर है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखेगा। पादपों द्वारा अवशोषित जल का अतिरिक्त अंश किसके द्वारा बाहर निकाला जाता है? परासरण, विसरण, वाष्पोत्सर्जन या वाष्पन? वाष्पोत्सर्जन। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 23वां प्रश्न हमारा है, वायु के एक नियत आयतन क्यूबिक मीटर में जल वाष्प गैसों की मात्रा को क्या कहते हैं? आपेक्षिक आर्द्रता, निरपेक्ष आर्द्रता, विशिष्ट आर्द्रता या मिश्रित अनुपात? वायु के एक नियत आयतन क्यूबिक मीटर में जल वाष्प गैसों की मात्रा को क्या कहते हैं? सो गाइस इसे कहते हैं निरपेक्ष आर्द्रता। तो राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रेंगने और विसर्पण करने वाले केशुरुकी जंतुओं के प्रकार को क्या कहते हैं? उभयचर, मृदुकवची, रिप्टेलिया, स्तनधारी? रिप्टेलिया कहते हैं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। निम्नलिखित में से वे एकमात्र पादप कोशिकाएं कौन सी हैं जो बिना न्यूक्लाई हैं? मूलरोम, सहचर कोशिकाएं, वाहिनी कोशिकाएं या एधा कोशिकाएं? वे एकमात्र पादप कोशिकाएं कौन सी हैं जो बिना न्यूक्लाई हैं? वाहिनी कोशिकाएं। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम रक्त का थक्का बनने में सहायता करता है? पेप्सिन, रेनिन या एमाइलेस या थोमिन? कौन सा एंजाइम रक्त का थक्का बनने में सहायता करता है? थोमिन। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, उच्च ज्वर की स्थिति में ज्वर को नीचे लाने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? ज्वरीय, ज्वर रोधी, प्रतिजैविक या पूर्तिरोधी? उच्च ज्वर की स्थिति में ज्वर को नीचे लाने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? सो गाइस इन पदार्थों हम कहते हैं ज्वर रोधी। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। अगला प्रश्न हमारा है गाइस, निम्नलिखित में से ऊष्मा का अच्छा चालक लेकिन विद्युत का खराब चालक कौन सा है? ऊष्मा का अच्छा चालक लेकिन विद्युत का खराब चालक कौन सा है? अब्रक। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखेगा, स्वचालित वाहनों के रेडिएटर में प्रतिहिम्न के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? मेथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल और एचओ, मेथिल अल्कोहल और एचओ?
राइट आंसर की अगर मैं बात करूं एथिल अल्कोहल और HO, तो सी ऑप्शंस जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित पदार्थों में से किसके लिए ताप में वृद्धि से प्रतिरोध कम हो जाता है? तांबा, नाइक्रोम, प्लेटिनम, शुद्ध सिलिकॉन। निम्नलिखित पदार्थों में से किसके लिए ताप में वृद्धि से प्रतिरोध जो है वो कम हो जाता है? शुद्ध सिलिकॉन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखेगा। सो गाइस अगला प्रश्न हमारा है 31वां कि कांट के आपसन द्वारा बनाया गया अल्कोहल कौन सा होता है? मेथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, ग्लिसरॉल या प्रोपिल अल्कोहल। कांट के आपसन द्वारा बनाया गया अल्कोहल कौन सा होता है? आंसर हो जाएगा मेथिल अल्कोहल। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। जब कोई दौड़ती हुई कार अचानक रुक जाती है तो यात्री आगे की ओर क्यों झुक जाते हैं? आराम का जड़त्व, गति का जड़त्व, गुरुत्वीय शक्ति, अपकेंद्रीय शक्ति। न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम अथवा जड़त्व के नियम के अनुसार किसी वस्तु की अवस्था में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होगा जब तक उस पर कोई वह बल न लगाया गया हो। दौड़ती हुई कार में अचानक ब्रेक लगाने पर शरीर का जो निचला हिस्सा जो कि गाड़ी के संपर्क में है तो रुक जाता है और ऊपरी हिस्सा गतिमान ही रहता तथा यात्री आगे की ओर झुक जाता है। तो ऑप्शन नंबर वी जो है गति का जड़त्व ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न नंबर 1 भौगोलिक क्षेत्र में सभी पारिस्थितिकीय तंत्रों को एक साथ लेकर एक अधिक बड़ी यूनिट बनाते हैं, इसको क्या कहते हैं? भूभाग, जीवोम, समुदाय या जैव मंडल। इसको हम कहते हैं जैव मंडल। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एक फ्लॉपी डिस्क में कितना डाटा स्टोर किया जा सकता है? 1.44 MB, 1.44 KB, 1.44 GB, 1.44 बाइट्स। एक फ्लॉपी डिस्क में कितना डाटा स्टोर किया जा सकता है? फ्लॉपी डिस्क के विभिन्न स्टोरेज क्षमताओं में उपलब्ध होती हैं परंतु इनका सबसे प्रचलित साइज होता है 1.44 MB। कितना होता है? 1.44 MB। तो अगर मैं राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा। पर्यावरणीय प्रदूषण को किसके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? परमाणु विस्फोटकों को रोककर, विद्युत वाहन विनिर्मित करके, गंदे पानी का उपचार, उपरोक्त सभी। पर्यावरणीय प्रदूषण को किसके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अधिकांश लोगों के कानों के लिए अल्पतम श्रवण योग्य ध्वनि का क्या स्तर है? 0.0002 मिलीबार, 0.005 मिलीबार, 5.0 मिलीबार, 10.0 मिलीबार। राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर हो जाएगा 0.0002 मिलीबार। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 37वां प्रश्न हमारा, जैव डीजल अधिकतर किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है? मालवेसी, लिएसी या यूफ्रेविएसी, मंटेसी। जैव डीजल अधिकतर किसके द्वारा उत्पादित किया जा सकता है? तो राइट आंसर की बात को राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है गाइस कि भारत में मसालों का उर्वरक क्षेत्र कौन सा है? कर्नाटक, केरल, असम या हिमाचल प्रदेश। भारत का केरल राज्य मसालों के उत्पादन में अग्रणी है। यहाँ लोग काली मिर्च, लौंग, हल्दी, सुपारी, इलायची आदि का उत्पादन प्रमुखता से करते हैं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल, यानी कि ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नूरजहां का असली नाम क्या था? मुमताज महल, लाडली बेगम, जहानारा या मेहरुनिसा। नूरजहां का असली नाम क्या था? नूरजहां का असली नाम मेहरुनिसा था। मई 1611 में जहांगीर ने उनसे विवाह करके नूर महल की उपाधि दी थी। नूर महल के पिता का नाम मिर्जा
ज्ञात से व्यक्ति था जिसे इतना दौला की उपाधि दी गई थी। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, नेहरू नैना। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे 40वां, निम्नलिखित में से कौन सा देश न्यूक्लियर सप्लाईज ग्रुप एनएसजी का सदस्य नहीं है? रूस, यूएसए, ईरान या फ्रांस? देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि न्यूक्लियर सप्लाईज ग्रुप एनएसजी की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 2009 में हुई थी। यह संगठन परमाणु ईंधनों की आपूर्ति से संबंधित है। वर्ष 2009 में इस संगठन के कुल 47 सदस्य देश हैं। तो मैं राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर हो जाएगा ईरान। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा 41वां, निम्नलिखित में से कौन सा देश जनसंख्या की दृष्टि से चीन और भारत के पश्चात तीसरा सबसे बड़ा देश है? संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, जापान या बांग्लादेश? कौन सा देश जनसंख्या की दृष्टि से चीन और भारत के पश्चात तीसरा सबसे बड़ा देश है? जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, जबकि इंडोनेशिया का चौथा स्थान है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न क्या है, पूंजी बाजार नियामक कौन है? आरबीआई, एसबीआई, आईआरडीए, एनएससी? पूंजी बाजार नियामक कौन है? तो पूंजी बाजार नियामक है एसबीआई। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और अगला क्वेश्चन देखेगा, तमिलनाडु में सर्वाधिक लोकप्रिय त्योहार कौन सा है? ओनस, बिहू, पोगल, गुड़ी पड़वा? तमिलनाडु में सर्वाधिक लोकप्रिय त्योहार कौन सा है? तमिलनाडु का सर्वाधिक लोकप्रिय त्योहार पोगल है। पोगल का अर्थ क्या होता है? उबालना। यह त्योहार जनवरी माह के मध्य में नई फसल आने की खुशी में मनाया जाता है तथा नई फसल के चावल की खीर बनाई जाती है। तो राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पोगल। तुम मुझे रक्त दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, या आप ये भी कह सकते हैं तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इन शब्दों का श्रेय किसको प्राप्त है? खुदीराम बोस, भगत सिंह, वीर सावरकर या सुभाष चंद्र बोस? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस इस प्रश्न का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये नारा आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये संबोधित किया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला प्रश्न हमारा आएगा इसकी, वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार बालक बालिका अनुपात 927 से घटकर कितना हो गया है? 920, 917, 914 या 904? राइट आंसर की बात करूं, राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 914। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अगला प्रश्न हमारा है कि ग्रामीण निर्धनता को दूर करने के लिए पूरा मॉडल का पक्ष समर्थन किसने किया? मौलाना अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, एम.ए. खुसरो, एम.एस. स्वामीनाथन? ग्रामीण निर्धनता को दूर करने के लिए पूरा मॉडल का पक्ष समर्थन किसने किया? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। सुगा नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल शासन में मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तन किसके द्वारा किया गया? शाहजहां, अकबर, जहांगीर या बाबर? देखिए मुगलों की सैनिक व्यवस्था की प्रमुख विशेषता को क्या कहते थे? मनसबदारी व्यवस्था। इसे अकबर ने आरंभ किया था। अकबर ने इसकी प्रेरणा समता खलीफा अबू सईद द्वारा, चंगेज खां तथा तैमूर द्वारा स्वीकार की गई सैनिक व्यवस्था से प्राप्त की थी। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। और अकबर के द्वारा ही दीन ए इलाही की स्थापना की गई थी और बुलंद दरवाजा का निर्माण भी अकबर के द्वारा कराया गया था। और अकबर का पुत्र कौन था? जहांगीर। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न हमारा कि किस चोल राजा ने श्रीलंका पर कब्जा किया था? आदित्य प्रथम, राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, विजयालय? मैं राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रथम, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। 49वां क्वेश्चन देखेगा, भारत में वित्त आयोग का प्रधान कार्य है केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व वितरण, वार्षिक बजट तैयार करना, वित्तीय मामलों में राष्ट्रपति को सलाह देना, संघ के मंत्रालयों और राज्यों को निधि का विनिधान? राइट आंसर की बात करूं, राइट आंसर हो जाएगा केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व वितरण। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा।
लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज की क्लास का, तंजावुर के वृहत मंदिर का निर्माण किसने किया? तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण चोल वंश के प्रतापी शासक राजराज प्रथम ने करवाया था। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजराज चोल। बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।